Namaste. Today we have with us Dr. Anand Mishra, Consultant Internal Medicine, Apollo Hospitals, Navi Mumbai. Sir, on behalf of LAN International Panvel, we have questions regarding Corona epidemic. So today's first question, Doctor, whether double or triple layer cotton, reusable, washable mask meet the purpose? सी मास्क का जो पर्पस है वो है आपको हवा में या जो एनवायरनमेंट में गंदगी है या वायरसेस है, जैसे भी स्पेशली हम लोग कोरोना वायरस से बचना चाह रहे हैं, उनसे आपको सेफ करना। तो अगर आप एक्टिवली पेशेंट्स के आजू बाजू में नहीं है या हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं जा रहे हैं या ऐसे किसी पर्सन के नियर नहीं है, नज़दीक नहीं है जिनको कोरोना का संक्रमण है, तो आपको ये सर्जिकल मास्क, 3 प्लाई मास्क वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आप कॉटन के रीयूजेबल अच्छी क्वालिटी के मास्क उनको धो करके प्रेफरेबली एक डिसइंफेक्टेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर जो भी आपके पास घर में डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर हो, उसमें आप उसको आराम से अच्छे से धो करके, प्रेस करके, सुखा करके रीयूज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक एडवाइस ये रहेगा कि अब ऐसे सेट के आप सिर्फ एक मास्क मत रखिए बल्कि 3-4 रखिए और उनको धो करके, सुखा के, डिसइंफेक्ट करके, रोटेट करके रखिए। हाँ, तो उससे उनकी लॉन्गेविटी भी बढ़ती है, उनकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। हाँ, और आप उसका एकदम बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप किसी पेशेंट या हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट के नज़दीक हैं या हॉस्पिटल में हैं, या फिर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं कि उसको कुछ वो है, तो उस समय आपका प्रोटेक्शन का लेवल एक्स्ट्रा होना चाहिए। Okay. And second question, doctor, in public places, people are not observing social distancing. How to come over this issue as no one can sit idle at a home? ये बहुत बड़ा रीज़न है इस समय जो आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया नंबर्स बढ़ रहे हैं केसेस के, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम्स का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिपीटेडली रिमाइंडेड बाय द अथॉरिटीज। देखिए तब ये तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, ठीक है। इसका इंतजाम करना, इसका पालन करना, ये सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जिंदगी भर लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता है। आपका हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ from morning to evening cannot be dictated or governed or overseen by a authority। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का यूज़ बहुत ज़रूरी है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही है। और जो लोग ना कर रहे हो उनको प्यार से समझाया जाए और उनको इसका इम्पोर्टेंस बताया जाए, क्योंकि हम जिंदगी भर आपसे घर पे रहने को नहीं कह सकते हैं। ओके सर, जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको होम क्वारंटाइन या अपोलो हॉस्पिटल से ऑनलाइन कंसल्टेशन की कुछ सुविधा है सर? जैसे कि पेशेंट पॉजिटिव आए है बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मोस्टली हम लोग होम क्वारंटाइन रेकमेंड करते हैं। इसमें एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, जहाँ पर के अथॉरिटीज़ आकर के इंस्पेक्ट करती है या आपसे फ़ोन पर जानकारी लेती है। ये ऐसे लोगों को एक कमरे में आइसोलेट करना पड़ता है, उनके टॉयलेट्स अलग रहने चाहिए, उनके रहने की जगह, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में कोई हाई रिस्क लोग या छोटे बच्चे या एल्डर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब एसेस करने के बाद अथॉरिटीज़ एडवाइस करती है कि आप होम आइसोलेशन में रहेंगे या होम क्वारंटाइन में रहेंगे या इंस्टीट्यूशनल होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई में और नवी मुंबई में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी लोग क्राउडेड, काफ़ी लोग एक परिवार के साथ में रहते हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप लकी है, आपका घर बड़ा है और ये सब चीज़ें जैसे अलग रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था हो सकती है, तो हम घर पे क्वारंटाइन करते हैं। और अगर ऐसी नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जिसका कि डिसीजन अथॉरिटीज, सिविक अथॉरिटीज लेती है। अपोलो हॉस्पिटल्स या अपोलो ग्रुप की तरफ से एक ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। इट हैज़ बीन ओवर नाउ 4-5 मंथ्स, ठीक है, जिसमें आप घर में बैठे हुए ही आप हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप कंसल्टेशन ले कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो
ये अपोलो 24/7 करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप्स वगैरह पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वी रिकमेंड कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके अपनी कंडीशंस वगैरह एसेस करवा लीजिए और फिर जैसा डॉक्टर कहे उस हिसाब से आप उन चीज़ों का पालन कीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। सर अगर कोई पेशेंट है उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको कोविड एंटीबॉडी टेस्ट सर करना चाहिए क्या सर? और उसका सर एक्यूरेसी कितना है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट का? नहीं, देखिए ये जो आज जिसको सिम्टम्स है या जिसको डाउट है कोरोना का उनके लिए एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है। उसके लिए जो टेस्ट है वो या तो कोरोना एंटीजन टेस्ट है जो रैपिड टेस्ट एक नया लॉन्च हुआ है, या अपना जो टाइम टेस्टेड है RT-PCR टेस्ट विच इज डन विद अ नेजल स्वैब या फिर ओरोफेरिंजियल स्वैब, वो टेस्ट डायग्नोसिस के लिए होता है। जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका रिजल्ट आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आ जा सकता है, ठीक है। और जबकि RT-PCR जो हम स्वाब लेते हैं उसका रिपोर्ट आने में 24 आवर्स लगते हैं। गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर एंटीजन टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट को पॉजिटिव मान के ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो फिर हम पेशेंट का PCR टेस्ट करते हैं। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर आगे जांच की जरूरत नहीं है। रही बात एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडीज लेवल बॉडी में जब कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबॉडीज उसके बाद डेवलप होती है, वो पहले नहीं आती है। तो वो बॉडी में 20 से 25 दिन के बाद एविडेंट होती है, ठीक है। तो जो उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो अलग है कि आपको संक्रमण किसी का अगर IgG एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना का पॉजिटिव है तो इसका सिग्निफिकेंस ये है पेशेंट को कोरोना हो चुका है, पेशेंट रिकवर हो चुका है, उसके बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज है। अब इसके आगे की जानकारी कि वो एंटीबॉडीज कब तक कवर करेंगी, कब तक प्रोटेक्ट करेंगी या उनको उनसे कितना हमको फायदा होगा, वो सब चीज़ें अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बट डायग्नोसिस के लिए एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड FabiFlu, आपने सुना होगा, मेडिसिन फॉर कोविड। हाउ इज इट्स रिस्पॉन्स एंड व्हेन इट विल बी अवेलेबल फॉर पेशेंट? FabiFlu आराम से अवेलेबल है और हम लोग पेशेंट्स में यूज़ भी कर रहे हैं। हमारे ICU में और वार्ड्स में पेशेंट्स को हम दे भी रहे हैं। उसका इंडिकेशन भी है कि जिन पेशेंट्स को हल्के या हल्के से मध्यम या माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वगैरह है वहाँ पे इसका यूज़ है और उसकी डोजेस हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रहते हैं। मेडिसिन शुरू करने के पहले इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जो है अवेलेबिलिटी और जो सप्लाई है दैट इज ओनली इंस्टीट्यूशनल एज ऑफ नाउ, ओवर द काउंटर ड्रग ये नहीं है एज ऑफ नाउ, और इसको अंडर सुपरविजन ही लेना चाहिए। अपने मन से खरीद के इसका यूज नहीं करना चाहिए। सर आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन सून वैक्सीन अवेलेबल फॉर कोविड, प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस। वैक्सीन का इंतजार हम भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर द वैक्सीन टू बी लॉन्च्ड बिकॉज जिस हिसाब से केसेस हैं दैट सीम्स ओनली टू बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना। वैक्सीन्स में जैसा कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं काफ़ी कुछ काम हुआ है, काफ़ी कुछ काम चल रहा है और इसके जो फेजेस ऑफ ट्रायल हैं, जैसे मैं आपको कहूँ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 होता है, ठीक है। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में है। एक टाइम पीरियड रख पाना उसको कि कब तक अवेलेबल होगी डिपेंड करता है कि वो फेजेस के जो ट्रायल है फेज़ 1, 2, 3 वो सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई वैक्सीन फेज़ 3 में पहुंच के फेल होती है, कोई वैक्सीन का ट्रायल फेज़ 1 में ही फेल हो जाता है। तो एज वी कम टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द फेज ट्रायल्स तब तक उसका एक डेडलाइन बताना, उसको कब तक वैक्सीन अवेलेबल होगी उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 months जिस हिसाब से डेटा है तो नेक्स्ट ईयर अर्ली फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड हम मान के चल रहे हैं। इससे पहले हो जाए तो और भी अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर, आपका जो सजेशन था बहुत अच्छा था एंड आई विल से टू ऑल आवर व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।